वेलकम टू SRM क्लासेस। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं, इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। प्राकृतिक संख्याओं को बताने से पहले आप लोगों को कुछ बिंदुओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं तभी आप जान पाएंगे जब तक आपको संख्या क्या होती है ये ना पता चले, संख्याएं क्या होती है ये ना पता चले, और स्थानीय मान क्या होती है ये ना पता चले, तो आप प्राकृतिक संख्याओं में ये सभी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं जानने से पहले हम जानेंगे इस चैप्टर में मैं सबसे पहले ये जानूंगा कि संख्या क्या होती है और संख्यांक क्या होती है। उसके बाद मैं ये जानूंगा स्थानीय मान क्या होता है। उसके बाद तब हम प्राकृतिक संख्याएं के बारे में जानेंगे। उसके बाद पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती संख्याएं क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि संख्या क्या होती है। ठीक है, आप लोग तो पहले भी सुन चुके हैं, बहुत बार यूज करते हैं कि संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। ठीक है, तो हम कहते हैं ये नंबर वो नंबर, बट ये नंबर होता क्या, ये संख्या होता क्या। तो मैं आपको संख्या का आज डिफिनेशन बता रहा हूँ ताकि आप लोग संख्या के बारे में अच्छे से जान सकें। ठीक है, तो संख्या किसे कहते हैं? तो बच्चों, जिससे वस्तुओं की गिनती की जाती है उसे हम संख्या कहते हैं। जिससे हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? संख्या। जिससे किसी वस्तुओं की हमें क्या पता चले, मात्रा पता चल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? संख्या। जैसे मैं मान लूं कि यहाँ पे ये सेव है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों मान लो ये सेव है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे बच्चों ये कितना सेव है? ये सेव है, ये भी सेव है। लेकिन अगर मैं इसकी गिनती करूं, अगर मैं इसको गिनूं तो ये कितना है? 2। ये आया 2। ये 2 क्या है? ये 2 क्या है? ये दोनों वस्तुओं को गिनने में हमें पता चला, क्या पता चला? संख्या। ये क्या पता चला? संख्या। इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी वस्तु को गिनते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? संख्या। तो संख्या से किसी वस्तुओं की क्या पता चल जाती है? मात्राएं पता चल जाती है कि वो संख्या कितनी है। ठीक है, वो वस्तु कितनी है, वो वस्तु कितनी है, इसका बोध मुझे किससे होता है? संख्या से। कोई वस्तु कितनी है इसका बोध मुझे कितना किससे पता चलता है? संख्या से। जैसे आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक, एक रुपए के 10 सिक्के हैं। ठीक है, तो मैं पूछूंगा कि एक रुपए की कितनी संख्या है। आपके पास 10 रुपए हैं, लेकिन एक करके 10 हैं, तो मैं पूछूंगा क्या कि एक रुपए की कितनी संख्या? आप बोलोगे 10 संख्या। क्या है? 10 संख्या। कहने का मतलब कि वस्तुएं कितनी है इसका बोध मुझे किससे होता है? संख्या से। और संख्या से बिल्कुल मिलता जुलता क्या होता है? संख्यांक। तो संख्यांक किसे कहेंगे? अगर संख्या को हम किसी वस्तु को मतलब दर्शाने के लिए कि कितनी वस्तु हैं, अगर उससे में संख्या पता चलता है तो संख्यांक क्या होती है? बिल्कुल सेम इसी जैसा है। लेकिन संख्या और संख्यांक में क्या होती है? अंतर होती है। अंतर क्या है? संख्यांक जो होती है ना, संख्या को जिन संकेतों से दर्शाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? संख्यांक। मतलब कोई भी संख्या जो है उसको किस संकेत से दर्शाया जाता है, मतलब संख्या का आकार कैसा होता है। संख्या के आकार जो होते हैं, जो चित्र होते हैं, जो आकार होते हैं, वही संकेत होते हैं। क्या होते हैं? संकेत। तो संख्या को जिन संकेतों के द्वारा दिखाया जाता है उसे हम बोलते हैं संख्यांक। क्या बोलते हैं? संख्यांक बोलते हैं। जैसे बच्चों देखो, ये तुमने 2 सेव गिने तो इसको नाम संख्या दिए, लेकिन इस संख्या को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो ये जो 2 है ना, ये 2 ना इस संकेत है। क्या है? हम जानते हैं कि 2 का आकार बिल्कुल ऐसा होता है। 2 का आकार कैसा होता है? तो ये जो आकार है ना, ये आकार जो है यही तुम्हारा क्या होता है? यही आकार तुम्हारा क्या होता है? संकेत। और इसी संकेत को क्या बोलते हैं? संख्यांक। क्या बोलते हैं? संख्यांक। ये आकार जो होते हैं, जैसे 2 को हम और तरीके से लिख सकते हैं। 2 को हम देवनागरी में कैसे लिखते हैं? देवनागरी भाषा में 2 को हम ऐसे लिखते हैं ना, जो हम बोलते हैं कि हिंदी में पहले हम जब हमारे पुराने लोग ऐसे लिखते थे ना, अब तुम एडवांस हुए हैं तब तक हम ऐसे लिखने लगे हैं। तुम्हें पता है रोमन में हम कैसे लिखते हैं? ये तो देवनागरी लिपि में है, देवनागरी लिपि में। ठीक है, देवनागरी लिपि में हम 2 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं रोमन में हम कैसे 2 को लिखते हैं?
ये मेरा क्या है, 2 रोमन में, क्या है, रोमन में। इसी 2 में ऐसा भी लिख सकता हूं, इसी 2 में ऐसा भी लिख सकता हूं, इसी 2 में ऐसा। तो मतलब 2 को ये संकेत है, 2 का संकेत क्या है, ये भी है, ये भी 2 है, ये भी है, लेकिन ये इनको लिखने का तरीका अलग है। देखो इसका आकार अलग है, इसका आकार अलग है, इसका आकार अलग है, लेकिन संख्या तो सेम ही है ना। तो संख्या को जिन संकेतों में हम लिख सकते हैं, जिन संकेतों को, उसी संकेतों को हम क्या बोलते हैं, संख्या। समझ में आया बच्चों? मैंने कहा संख्या क्या होती है, जिन संख्या क्या होते हैं, जिनसे हमें वस्तुओं की क्या पता चल सकता है, मात्राएं पता चल सकता है, जिनसे हम वस्तुएं गिन सकते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, संख्या देते हैं। कोई वस्तु कितना होती है, इसका बोध मुझे किससे होता है, संख्या। जैसे मैंने कहा सेब यहाँ पे 2 जगह दिखाई दिया, तो इसकी संख्या मैंने क्या बोला, 2, ठीक है। लेकिन ये जो संख्या है, इस संख्या को मैं एक संकेत में लिखूं, मतलब संख्या का आकार कैसा है, ऐसा आकार, इस 2 को मैं ऐसा, इस 2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं, और बहुत सारे अरबी, फारसी, ये सब क्या है, ये सब 2 को लिखने का अलग अलग संकेत होते हैं। और उसी संख्या के जो संकेत होते हैं, तो संख्या को लिखने का जो तरीका होता है, उसी को बोलते हैं संख्यांक। तो बच्चों समझ में आया संख्या और संख्यांक में क्या अंतर होते हैं। संख्या जो होता है, किसी वस्तु की गिनती के लिए संख्या उपयोग करते हैं, ठीक है। और जो संख्या हम लिखते हैं, वो किस ढंग से, किस तरीके से, किस संकेत में लिख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं संख्या। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ संख्या और संख्यांक में अंतर, ठीक है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, स्थानीय मान, ठीक है। तो संख्या और संख्यांक को पढ़ने के बाद अब हम आगे देखेंगे क्या, स्थानीय मान। तो बच्चों स्थानीय मान क्या होता है, अभी तक हम शुरू से 1 2 3 4 कक्षा 1, ठीक है, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, इन सब में हमने स्थानीय मान पढ़ा है। फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों के क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को स्थानीय मान पढ़ना है। तो स्थानीय मान क्यों पढ़ना है, क्योंकि स्थानीय मान के जरिए आपको संख्या बनाना पड़ता है कि ये संख्या कैसे लिखी जा सकती है। संख्या का स्थान बदल के आप एक संख्याओं को, जैसे 2-3 संख्याएं हैं, उसको स्थान बदल के बता सकते हो कि कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है। ये सब चीजें हम कैसे सीखते हैं, ये स्थानीय मान के जरिए हम ये सब चीजें सीखेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। तो बच्चों स्थानीय मान जो होता है, किसी संख्या की क्या बताता है, स्थान, कि वो संख्या किस स्थान पे आती है। हमने पढ़ा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसा पढ़े है ना। कोई भी संख्या जब भी लिखी जाती है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसे लिखी जाती है ना। तो बस उसी स्थान पे ये मुझे बता देना है कि कौन सी संख्या दहाई पे है, कौन सी संख्या इकाई पे है, कौन सी संख्या सैकड़ा पे है, कौन सा हजार पे है। अगर यही संख्या आप सही जगह बता दो किस जगह पे है, उसी को क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। तो बच्चों देखो स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है। स्थानीय मान यहाँ पे हम देखेंगे स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान। तो बच्चों स्थानीय मान क्या होता है, मैंने कहा किसी संख्या का सही जगह, कि वो संख्या किस जगह पे स्थित है, यही बता देना क्या होता है, स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान में क्या कौन सी जगह इसमें शामिल होती है, जैसे हमने बचपन में ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है इकाई, क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है इकाई, दहाई, ठीक है, सैकड़ा ना, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हजार, ठीक है, 10,000, ठीक है, ऐसी संख्या पढ़ा है ना। तो कोई भी संख्या जो होती है, कोई भी नंबर, जो बड़ी नंबर लिखे जाते हैं, वो इसी रूप में लिखे जाते हैं। वो किस रूप में लिखे जाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। वो ऐसे ही बड़ी संख्याएं हम लिख सकते हैं, तभी हम किसी संख्या को, किसी नंबर को हम पढ़ सकते हैं। अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा आपको नहीं पता है तो आप कभी भी किसी संख्या को, बहुत बड़ी संख्याओं को नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि आपको यहाँ पे 1 2 5, यहाँ पे ये 5 क्या है, अंक है, ये डिजिट है, ये अंक है, यहाँ पे 5 है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है, 1 2 5। इसको हम कौन सी संख्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, 1 2 5 को हम क्या पढ़ सकते हैं बच्चों, 125। इसको हम पढ़ते हैं 100, हम यही पढ़ते हैं ना, 125,
25 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 125। 100 इस संख्या को क्या पढ़ते हैं? 25। लेकिन इस संख्या में कौन कौन से अंक है? एक अंक है 5, ये अंक है 2 ना, ये अंक है, और ये क्या है? 1। ठीक है, तो 125 पढ़ने के लिए मुझे 3 अंक लिए गए हैं। एक 5 लिए गए, एक 2 लिए गए हैं और 1 लिए गए। ठीक है, तो ये मुझे दिखाना है कि ये 5 किस जगह आती है, ये 2 किस जगह आती है, 1 किस जगह आती है। यही अगर हम बता देंगे, इसी को हम स्थानीय मान बोलते हैं। जैसे अगर मैं जब भी पढ़ाऊं इकाई का मतलब होता है 1। इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई का मतलब हम हमेशा जानते हैं क्या होता है? 1। दहाई का मतलब क्या होता है? 10। सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100। हजार का मतलब 1000। 10,000 का मतलब 10,000। ठीक है, हम ये देखते हैं, हम ऐसे ही पढ़ते हैं। तो इकाई की जगह पे कौन सी संख्या है? 5। तो मैंने कहा इकाई को 1 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अगर मुझे 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 × 1 मतलब 5 × 1 करेंगे तो ये संख्या 5 ही आएगा ना। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो गया तुम्हारा? 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 का स्थानीय मान 5। अगर यहाँ पे पूछे 2 का स्थानीय मान बताओ तो 2 का मैंने कहा इकाई और दहाई, 2 दहाई क्या आ रहा है? इसका मतलब 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का। तो ये संख्या कितना आएगा? 20। ये संख्या कितना आएगा? 20। तो ये इस संख्या का स्थानीय मान क्या है? 20। और ये संख्या कहाँ आती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। कहाँ आती है? सैकड़ा। तो 100 पे आती है। तो 1 में मैं कितने को मल्टीप्लाई करूंगा? 100 का। तो 100 का गुणा करने पे मुझे क्या मिलेगा? 100। तो 1 का स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान 5। तीनों को जोड़ के बताओ कितना हो जाएगा? 100 में 20 जोड़ो कितना? 120। 120 में 5 जोड़ो कितना? 125 आया कि नहीं? स्थानीय मान को अगर जोड़ोगे, जिस संख्या का स्थानीय मान निकालोगे उस संख्या को आपस में जोड़ दोगे तो वही संख्या फिर से मिल जाती। ठीक है, समझ में आया? तो किसी भी संख्या में क्या उपयोग होता है? अंक। क्या उपयोग होता है? संख्या जो होती है अंकों से मिलके बनी होती है, पता है ना? संख्या किससे मिलके बनी होती है? अंकों से। जैसे 5, 2, 1। तो 125 जो संख्या है वो 1, 2, 5 से मिलकर बनी। किससे बनी है? 1, 2, 5। और ये अंक कहाँ पे स्थित है, अगर इसके बारे में हम सही से बता दें, 5 किस जगह पे स्थित है उसका सही जगह बता दें, तो सही जगह बताने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? स्थानीय मान। तो बच्चों स्थानीय मान समझ में आया कि स्थानीय मान क्यों जरूरी होता है? बिना स्थानीय मान जाने आप किसी भी संख्या को नहीं पढ़ सकते। जैसे आपको अगर कोई संख्या पढ़ना है 2, 6, 2, 5, 4, ये पूरी संख्या को पढ़ना, ये कितना लिखा है, तो इस संख्या को हम कैसे पढ़ पाते हैं? हम डायरेक्ट बचपन में रटे नहीं होते हैं कि सीधे ये 6, 2, 5, 4 को 6254 पढ़ ले। ऐसे कोई भी बच्चा नहीं पढ़ सकता। जब भी आप किसी संख्या को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार स्थानीय मान को जरूर पढ़ेंगे। जैसे स्थानीय मान को उपयोग करते हुए हम इसको जानेंगे, इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये क्या है? हजार। इकाई के 4 है, दहाई में 5 है और सैकड़ा में 2 है। तो मैंने कहा इकाई पे 4 है तो 4 × 1 का मतलब होता है 4। इकाई पे 5, दहाई में 5 है तो 5 × 10 होगा 50। 2 सैकड़ा पे 2 × 100 कितना हो जाएगा? 200। और 6 जो है ये 1000 पे आता है तो 2 × कितना हो जाएगा? 1000, 6000। अब ये 6000, ठीक है, 6000 और यहाँ पे 6200 और ये 50 और 54 को 4 को जोड़ दो तो 6000 में 200 जोड़ोगे, ठीक है, और 200 में 50 जोड़ोगे, 250 से 4 जोड़ोगे तो 50 और 54, 54 में 200 जोड़ोगे 254 और 6200। तो किसी संख्या को हम स्थानीय मान के द्वारा ही जरिए ही पढ़ते हैं। ठीक है, कभी भी आपको अगर स्थानीय मान नहीं पता है तो आप कभी भी कोई भी बड़ी संख्या नहीं पढ़ पाएंगे। आप कभी भी ये संख्या नहीं पढ़ पाएंगे ये संख्या आप कितना है, ये संख्या आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ये सब पता होंगे और ये सब यूज होते हैं स्थानीय मान में। और किसी संख्या का स्थानीय मान अगर पता है तो वो संख्या आसानी से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्थानीय मान निकाल कर संख्या को जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा वो संख्या क्या है।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं पढ़ूंगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 पे आया एक, तो 10,000 हमेशा दो अंकों की होती है, तो 10,000 की जगह पे क्या हुआ है 12 है, तो 12,000 हो गया। इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे आया 5, तो 500। दाई पे आया है 7, 6 4 है दाई पे, तो 6 जो होता है दाई पे आया है, तो हमेशा 10 के साथ 60 हो जाएगा, और इकाई पे 4 है 4, तो 12,564। इस कोई भी संख्या पढ़ने के लिए मुझे क्या चाहिए? स्थानीय मान, और स्थानीय मान में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार ये सब चीज यूज होते हैं। तो बच्चों समझ में आया स्थानीय मान क्या होते हैं? ठीक है। स्थानीय मान क्यों उपयोग में आते हैं? स्थानीय मान के बिना आप किसी भी बड़े से बड़ी संख्याओं को आप कभी नहीं पढ़ सकते। आपको अगर स्थानीय मान सही से आता है तो आप किसी भी कितनी भी बड़ी संख्याएं आपको दिए जाए, आपको कितना भी पैसा गिनने के लिए दिया जाए, आपको पैसा गिनने के लिए दे दिया जाएगा, लेकिन आप स्थानीय मान नहीं पता है तो आप पैसे गिन नहीं पाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि ये हमें गणित में ये 2 3 4 5 करना है। नो, गणित जो होती है केवल किताबों में नहीं होती है। गणित का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में जो भी गतिविधि करते हैं, आपके सभी गतिविधियों में, सभी कामों में गणित यूज होते हैं। आप पैसा लो, पैसा दो, दुकान पे जाओ, या फिर कोई भी सामान खरीदो, कोई सामान बेचो, हर जगह आपको क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है ना। तो गणित आपकी पूरी जिंदगी में छोटे से लेके मृत्यु तक आपको गणित हर जगह काम में आता है। इसलिए ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये हमें फालतू में नहीं पढ़ाए जाते हैं, इसका हमें हमारे जीवन में उपयोग है। जिसको गणित नहीं आती, इसका मतलब है कि उसको जिंदगी जीने नहीं, वो शून्य है, वो जानवर है, पशु है। पशुओं की कोई गणित आती है क्या? क्यों आती भी होगी तो क्या हम जान पाएंगे उनकी भाषा? नहीं जान पाएंगे। लेकिन मनुष्य एक ऐसा चीज, ऐसा इंसान, मैं बोल सकता ऐसा जीव है जो जिसके पास विवेक होती है, जो बोल सकता है, जो किसी चीज को बना सकता है, बिगाड़ सकता है। ठीक है, इसलिए गणित पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हाँ, तो हमने स्थानीय मान देखा कि स्थानीय मान क्या होते हैं। ठीक है, स्थानीय मान के बाद हम देखेंगे क्या? प्राकृतिक संख्या। अब ये देखो स्थानीय मान में क्या क्या संख्याएं यूज हुई हैं। ये संख्याएं क्या क्या हो सकती है? प्राकृतिक है भी है कि नहीं भी है, ये हम देखेंगे स्थानीय मान के बाद प्राकृतिक संख्या में। तो बच्चों अब अभी तक मैंने पढ़ा संख्या और संख्या, उसके बाद पढ़ा स्थानीय मान। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इस चैप्टर का इकाई 1 का शीर्षक ही है। इस चैप्टर का नाम ही है प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब हम बताएंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो बच्चों प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हम अक्सर कोई ना कोई संख्या अपने लाइफ में यूज करते हैं ना। अक्सर कोई भी संख्या अपने लाइफ में क्या करते हैं? यूज करते हैं, बट ये नहीं जान पाते हैं कि ये संख्याएं क्या है। क्या ये संख्याएं अपने आप बनी है, कि ये संख्याएं हमने बनाई है, कि ये किस तरीके से संख्याएं हमारे सामने लाई गई। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, तो मैं आपको बता दूं प्राकृतिक संख्याएं का सबसे पहले परिभाषा आप अच्छे से जान लें कि गिनने वाली, ठीक है, गिनने वाली सभी संख्याएं, गिनने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। गिनने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। मैंने कहा गिनने वाली सभी संख्या ना, मतलब जिन संख्या से किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे मैं कहूं, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल आप ले लो, ठीक है, जैसे मैं बात करूं क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, तो 10 बच्चे को हमने क्या किया है? कोई ना कोई नंबर दिया है, कोई ना कोई संख्या उनको दिखाया है। ठीक है, अगर किसी वस्तु को, जैसे कुर्सी रखी है, ठीक है, अब कुर्सी को तो बार बार ये नहीं कर सकते ना। क्लास में मान लो 20 कुर्सी है, तो 20 कुर्सी में अब पहले कुर्सी को मान लो एक कुर्सी नाम दिए, तो हर को एक नहीं बोल सकते ना। बताओगे इस कुर्सी की संख्या कितनी है, तो इस संख्या कैसे बताओगे? जब तक आपको संख्याएं पता होंगी ना, किसी वस्तु को गिनने के लिए कोई संख्या तो पता होगी, तो गिनने वाली सभी संख्या,
गिनने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे हम देखते हैं एक, ठीक है, ये जो एक संख्या है इससे हम किसी वस्तु को गिन पाएंगे कि नहीं पाएंगे? जैसे मान लो कि मेरे पास ये क्या है? मार्कर है। ये क्या है? मार्कर। तो ये मार्कर कितना दिखाई दे रहा है? एक। तो हमने बता दिया कि मार्कर को मैंने गिना तो बताया कि एक ही मार्कर, ठीक है, ठीक है। तो हमने इस मार्कर को गिन के बता दिया कितना है? एक है, तो मैंने वो संख्या बता दिया। ऐसे ही अगर दो मार्कर होती, दो लिखता, तीन मार्कर होती, तीन होगा, 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही आप जहां तक किसी वस्तु को गिन पाओ उसकी संख्या ऐसे लिखते चले जाओ, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन एक प्रश्न उठता है, ये अक्सर प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि क्या जीरो को हम प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते हैं? क्या हम जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते हैं? क्या हम जीरो को प्राकृतिक संख्या तो बोल ही सकते हैं ना? जीरो तो एक संख्या की नंबर ही है, जीरो की कोई वैल्यू होती होगी, ठीक है। बट मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जीरो जो है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो से किसी वस्तु को गिनते नहीं है। जैसे हम किसी वस्तु को ऐसे नहीं कहते हैं कि जीरो मार्कर, ये मार्कर है, क्या हम इसको बोलते हैं कि जीरो मार्कर? नहीं। हम कभी भी, जैसे लड़का है, क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है, तो क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, तो उन लड़कों को मैं ऐसे नहीं बोलूंगा जीरो लड़के। मैं कोई भी संख्या का गिनना स्टार्ट करूंगा तो कहां से गिनता हूं? 1 से 2 से 3 से। लेकिन मैं कभी ये नहीं गिनता कि जीरो लड़का, जीरो लड़कियां, जीरो कुर्सी, जीरो मेज, जीरो पंखा, ये सब कभी चीजें मैं गिनता हूं क्या? नहीं। जब भी गिनता एक कुर्सी, एक पंखा, एक लड़का, एक लड़की, दो कुर्सी, दो पंखा, दो लड़की, दो लड़का, ऐसे। लेकिन जीरो लड़का, जीरो लड़की, तो जीरो से किसी वस्तु को गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। अभी प्रश्न और उठते हैं, क्या -1 या -2 ये सभी संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं हैं? क्या -1 या -2 -3 -4 ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये संख्याएं आप लोग अभी तक क्या समझ रहे होंगे? अगर 1 2 3 4 5 से वस्तु गिनी जा सकती हैं, तो क्या -1 -2 से वस्तु नहीं गिने जा सकते हैं? गिने जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपके मन में ऐसा अगर आ रहा था, अभी तक आप ये जान रहे थे कि -1 -2 से किसी वस्तु को गिन सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं। इसलिए ये भी -1 -2 -3 ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? हम जैसे क्लास में लड़के हैं, तो हम ये कहीं क्लास में -1 लड़के हैं, मैं बोलूं क्लास में -2 लड़के हैं, मैं बोलूं क्लास में -3 लड़के हैं, ऐसा कभी बोलता हूं क्या? नहीं बोलता हूं। इसलिए कि ये -1 -2 बल्कि ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो भी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं नहीं होते। नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है। क्योंकि इन संख्याओं से हम किसी वस्तु को गिन पाएंगे क्या? नहीं। तो आपके सामने अगर जीरो बोला जाए कि जीरो शून्य क्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप जवाब देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि शून्य से किसी वस्तु को नहीं गिना जा सकता। फिर अगला क्वेश्चन ये आप लोगों से किए जा सकते हैं, क्या ऋणात्मक संख्याएं, क्या नेगेटिव नंबर को हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं कि नहीं? तो आप सीधे जवाब दोगे कि नहीं। जीरो और ऋणात्मक संख्याएं ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं से नेगेटिव नंबर से कोई भी वस्तु को हम गिन नहीं सकते हैं। इसलिए ऋणात्मक संख्याएं भी क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। ध्यान से, जीरो भी प्राकृतिक संख्या नहीं है और ऋणात्मक संख्याएं भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए जब भी हम कोई वस्तु को गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 से गिनते हैं। अब ये प्राकृतिक संख्याएं क्यों है? क्योंकि इन संख्याओं का निर्माण बाद में हम लोग ने नहीं किया, ये अपने आप ही जब मानव जीवन स्टार्ट हुआ वहीं से किसी वस्तु को नाम देते चले गए, संख्या देते चले गए, तो ये सभी संख्याएं अपने आप विद्यमान थी। लेकिन जीरो को बाद में गणितज्ञों द्वारा खोजा गया है। -1 -2 को मानव द्वारा अपनी सुविधा के लिए बनाया गया है, ठीक है। हमेशा
अगर माइनस ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती तो कभी भी हम ये नहीं बता सकते, कभी भी किसी संख्या को कभी किसी संख्या से घटा नहीं सकते। जैसे मान लो कि आप किसी से उधार मांगे 100 रुपया, आप उसको 50 रुपए वापस कर चुके हो, ठीक है, अब उसको कितना रुपया देना है? 50 रुपया देना है। तो ये 50 रुपया क्यों, कैसे पता चला कि 50 रुपया देना है? ये पता चला कि जब हम 100 में से 50 रुपए घटाएंगे तभी बचेगा 50 रुपए। तो इसलिए अगर ऋणात्मक संख्या होती ही ना तो क्या घटा पाते? नहीं। तो मानव जीवन को सरल बनाने के लिए, गणितीय प्रणाली को सरल बनाने के लिए हमें ऋणात्मक संख्याएं की जरूरत पड़ी। तो बाद में ऋणात्मक संख्याएं भी गणितज्ञों के द्वारा बनाई गई, शून्य भी बाद में खोजा गया, इसको भी बनाए गए। तो ये सभी संख्याएं अपने आप विद्यमान नहीं थी, इसलिए ये सभी संख्याएं आर्टिफिशियल संख्याएं हैं, कृत्रिम संख्याएं हैं, जबकि ये संख्या अपने आप बनाए गए थे। इसलिए ये पहले से मानव सभ्यता का विकास हुआ था, तो ये संख्याएं अपने आप हम किसी वस्तु को गिनने के लिए संख्याएं दर्शा दिए गए, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं इसीलिए बोली जाती हैं, लेकिन ये सभी संख्याएं बाद में आई हैं, इसलिए ये संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, ये बल्कि आर्टिफिशियल और कृत्रिम संख्याएं हैं, ठीक है। तो हम जब भी कोई भी किसी वस्तु को गिनते हैं तो प्राकृतिक संख्याओं से गिनते हैं। किससे गिनते हैं? ये सभी संख्याएं से हम किसी वस्तु को गिनते नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या में, किसी भी प्राकृतिक संख्या के आगे अगर हम शून्य लगा दें, ठीक है, किसी भी प्राकृतिक संख्या के आगे अगर हम शून्य लगा दें तो वो संख्या क्या होता है? तो हमारी गिनती करने की जो हम गिनती करते हैं, अभी तक गिनती हम 1 से लेकर कहां तक गिन पाते थे? 9 तक। जब तक शून्य नहीं आया था तब तक हम कहां तक गिन पाते थे? 9 तक। लेकिन शून्य के आने से संख्याएं पूर्ण हो गई। संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण करने का मतलब कि हम जो नंबर की गिनती गिन रहे थे वो गिनती अब हम चाहे जहां तक गिन सकते हैं। एक शून्य लगाने से हमने इसको 10 तक गिन लिया, 2 शून्य लगाने से 100 गिन लिया, 3 शून्य से 1000। मतलब कि ये शून्य आने से हमने गिनतियां बढ़ा दी। देखो अभी तक लिमिट्स गिनती गिन रहे थे, 9 तक गिनती गिन रहे थे, नेचुरल नंबर है हम 9 तक। लेकिन जब हमने जीरो देखा, जीरो की खोज हुई, तो ठीक है, जीरो की भले ही जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन जीरो के आने से हमारी गिनती क्या हो गई? पूर्ण हो गई। हम गिनती को बहुत लंबा तक हम 1000, 2000, 3000, 4000 जो भी गिनते चले जाएंगे। अगर शून्य नहीं होती तो संख्याओं को गिनने की जो हमारी वो बोल सकते हैं की प्रणाली है, इसको हम आगे नहीं बढ़ा पाते। हम कोई भी वस्तु को गिनते हैं तो वो आगे तक नहीं गिन पाता, ठीक है। तो इसलिए प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, शून्य से नहीं, क्योंकि शून्य से कोई वस्तु गिना नहीं जाता, ठीक है। ऋणात्मक संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं से किसी वस्तु को गिना नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब भी आपसे कोई पूछे तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा, ठीक है। और संख्या रेखा पर आप जब भी किसी प्राकृतिक संख्या को दर्शाएंगे तो ये देखिए आपका ये संख्या रेखा। संख्या रेखा पे एक निश्चित बिंदु पे एक निश्चित दूरी पर कई बिंदु होते हैं, जिसको हम 1 नाम दे सकते हैं, 2 नाम, 3, 4। ये संख्या रेखा आपका है, क्या है? संख्या रेखा। तो ऐसे ही आप नाम देंगे। अब ये संख्या रेखा में प्राकृतिक संख्या को 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। तभी आप बता पाएंगे कि ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा में ऐसे दर्शाएंगे, कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे आप दर्शाते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूं कि प्राकृतिक संख्या किस संख्या को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। तो बता दे रहे हैं कि गिनने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या। जिन संख्याओं से हम किसी वस्तु को गिन सकें उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हमने पढ़ लिया संख्या और संख्या, हमने पढ़ लिया स्थानीय मान, हमने पढ़ लिया प्राकृतिक संख्याएं। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। आपको पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याएं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती। अब ये पूर्ववर्ती क्या होती है और ये उत्तरवर्ती क्या होती है, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे बताने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो आपने पूर्ववर्ती संख्या देखे होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन
बहुत लोगों को आता भी होगा, लेकिन बहुत लोग अभी भी इससे परिचित नहीं होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती क्या होती है। आप अक्सर क्या होता है, जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, कोई भी छत पे हम चढ़ते हैं तो सीढ़ियों के माध्यम से छत पे चढ़ते हैं, ठीक है। जब भी हम छत पे चढ़ते हैं तो हम क्या होता है, हम किसी सीढ़ी के माध्यम से चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते हैं। ये सीढ़ी हो गया, ये मान लो कि फर्स्ट सीढ़ी पे, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, ठीक है, ऐसे चढ़ते हैं ना, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे जा रहे हैं, ठीक है, एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे जा रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हमेशा जब भी हम आगे बढ़ेंगे इसको बोलेंगे उत्तरवर्ती। क्या बोलेंगे? उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती मतलब होता है किसी संख्या में, ठीक है, किसी संख्या में अगर मैं किसी संख्या में क्या कर दूं, +1 कर दूं, किसी संख्या में +1 कर दूं तो ये मुझे मिलता है क्या, उत्तरवर्ती। क्या मिलता है? उत्तरवर्ती संख्या। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरवर्ती संख्या। लेकिन अगर मैं किसी संख्या में, ठीक है, किसी संख्या में अगर मैं -1 कर दूं तो क्या मिल जाएगा? पूर्ववर्ती। ठीक है, जैसे आप लोगों को अगर पूछा जाए कि मुझे 4 का उत्तरवर्ती बताइए, 4 का उत्तरवर्ती, तो 4 का उत्तरवर्ती लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? +1। तो ये 5, ये 4 का उत्तरवर्ती है। क्या है? 4 का उत्तरवर्ती क्या होगा? 5। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए इस 4 का पूर्ववर्ती बताओ, तो 4 का पूर्ववर्ती बताने के लिए मैं क्या करूंगा? -1। तो ये -1 जो किए हैं तो ये आया 3। तो ये 3 क्या है? ये 3 है 4 का पूर्ववर्ती। क्या है? तो किसी संख्या का पूर्ववर्ती जो होता है वो -1 करने में पूर्ववर्ती मिल जाता है किसी संख्या में, और किसी संख्या में अगर +1 कर देते हैं तो क्या मिल जाता है? उत्तरवर्ती। तो समझ में आया? कहने का मतलब अगर मैं सीढ़ी पे आगे वाला, अगर जो मेरा अगला सीढ़ी है वो मेरा उत्तरवर्ती है, लेकिन अगर मैं कहूँ ऊपर से अगर मैं नीचे आऊँ तो 4 से मैं नीचे आ रहा हूँ तो ये क्या हो जाता है? पूर्ववर्ती। मतलब जब हम सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ते हैं तो उत्तरवर्ती चढ़ते हैं, तो उतरते हैं तो क्या होता है? पूर्ववर्ती में। ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4 ये हम हमेशा उत्तरवर्ती में चल रहे हैं, लेकिन मैं 4 3 2 1 आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती समझ में आ गया। ठीक है, तो बच्चों आज आपका इकाई 1 का, ठीक है, 1 आपका 1B, ठीक है, 1B तक मैंने कंप्लीट किया है। इकाई 1 में मैंने 1B तक आपको बताया है, और क्या क्या बताया है मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया कि संख्या क्या होती है, संख्यान क्या होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ा स्थानीय मान क्या होते हैं, स्थानीय मान के द्वारा हम किसी भी संख्या को पढ़ सकते हैं, ये बताया है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया प्राकृतिक संख्या क्या होती है। उसके बाद मैंने बताया प्राकृतिक संख्या को कैसे हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। फिर लास्ट में मैंने बताया कि पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती है और उत्तरवर्ती संख्याएं क्या होती है। तो बच्चों आज का टॉपिक तो यहीं पे खत्म होता है, लेकिन अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्या। तो अगले क्लास में मैं आप लोगों को पूर्ण संख्या के बारे में अच्छे से बताऊंगा। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में आप जो भी डाउट हो वो कमेंट करिए, और कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर क्लास मेरा पसंद आया हो और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।